This is an indie podcaster production. 2 साल शादी को हो गए। पति मुझे जाहिल समझता है। उसने मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया। शादी का मतलब क्या होता है मैं नहीं जान पाई हूँ। टीचर जी, दिल करता है कि वह मुझे रात रात भर प्ले स्टेशन खेलता है। मैंने एक दिन मना किया तो 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी जानी अनजानी का ये सफर आपको कैसा लग रहा है? हर शुक्रवार मैं और मेरी टीम पूरी शिद्दत से आप तक नई अनजानी अनसुनी कहानियां तो ला रहे हैं। इसके बदले बस चाहिए आपका प्यार। आप ये प्यार कहानी शेयर करके ईमेल के जरिए या एप्पल पॉडकास्ट पर रिव्यू डालकर हम तक पहुंचा सकते हैं। बारी है आज एक नई कहानी के साथ मिलने की एक नए लेखक से। सुनिए उनकी जुबानी उनकी कहानी के पीछे की कहानी। जी, हम लेकर आए हैं आज की कहानी सरोज रानिया। ये कहानी विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय कहानी लेखन में यूरोप वर्ग में प्रथम स्थान पा चुकी है। ये कहानी भारत से बाहर देशों में बसी अप्रवासी महिलाओं के संघर्षों पर रोशनी डालती है। वंदना जी वर्तमान में वॉल्सॉल में अंग्रेजी की प्राध्यापिका, कैम्ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा विभाग में हिंदी परीक्षक हैं। हिंदी में स्वतंत्र लेखन करती हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं और साहित्यिक पुस्तकों, वेब पत्रिकाओं में विविध विषयों पर कविताएं, कहानी संस्मरण, समीक्षाएं, लेख एवं शोध पत्र प्रकाशित हैं। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। तो बिना किसी विलंब के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। कहानी के बाद वंदना जी के साथ हमारी गुफ्तगू से भी जुड़िएगा। सरोज रानिया, डॉक्टर वंदना मुकेश। क्लास में घुसी रही थी कि मिसेस चैडवेल की आवाज से मेरी चाबी ढूंढते हाथ अनजाने ही सहम गए। That's how we teach. If you don't like, you may go to other class. एक सन्नाटा छा गया। मैं अब तक हाथ में चाबी भींचे थी। फिर किसी के चलने की आवाज आई। मैंने चाबी जेब से बाहर निकालकर की होल में डाल दी। वह आवाज भी पास आ गई तो मैंने मुड़कर देखा। एक 55-60 के लगभग साधारण कद काठी वाली औरत लंबा जैकेट पहने मेरे एकदम पास से निकल गई। उसी के पीछे पीछे सिर झुकाए सलवार कमीज पहने एक नवयौवना चली गई। अगले दिन क्लास शुरू होने के पहले बोर्ड पर तारीख ही लिख रही थी कि दरवाजे को किसी ने धीमे से खटखटाया। मैंने कहा, प्लीज कम इन। मैंने पलट कर देखा तो वही कल वाली लड़की सिर झुकाए खड़ी थी। मैंने कहा, बोलिए क्या बात है? मैडम, मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहती हूँ। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्या मैं आपकी क्लास में आ सकती हूँ? वह सकुचाते हुए सिर झुकाए ही बोली। मैंने कहा, क्यों नहीं, जरूर, पर आप तो मिसेस चैडवेल की क्लास में है ना? लड़की ने अब चेहरा उठाया। चेहरा क्या था, किसी कलाकार की सुंदरतम कृति मेरे सामने साक्षात खड़ी थी। सहमी हुई कातर दृष्टि, हिरनी सी कटीली पनीली बोलती हुई जानदार आंखें, गोरा खिला हुआ रंग, चेहरे पर एक अजीब किस्म का आकर्षक ठहराव, पतली दुबली, मेरी आंखों के सम्मुख सीता, सावित्री, शकुंतला सब एक साथ घूम गई। क्या वे ऐसी दिखती होंगी? वह वास्तव में सुंदरता की मूरत थी। उसके सारे निरीक्षण में 30 सेकंड से भी कम का समय लगा। उम्र लगभग 23, मेरी अपनी बेटी के बराबर। मैंने तुरंत उसे सामने बैठने का इशारा किया, मानो मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मेरे हां कहते ही उसके चेहरे का तनाव भी कम हो गया। फॉर्म भरते हुए पता लगा कि वह 2 साल पहले शादी के बाद यहां आई है। यहां घर में सास, ससुर, पति और एक देवर के साथ रहती है। मुझे अच्छा लगा कि उसकी सास उसे पढ़ने भेज रही है। उसने यह भी बताया कि उसके पति का परिवार यहां 35 सालों से है। उसके पति और देवर यहीं की पैदाइश है।
वे पढ़े लिखे भी यही हैं। वह मेरी क्लास में आने लगी। सरोज नाम था उसका। काफी ज़हीन थी। उसने पहली कक्षा पहले 3 महीनों में ही कर ली। वह ठीक 1 बजने में 5 मिनट पर आती और 3 बजे क्लास खत्म होते ही सबसे पहले निकल जाती। उसे लेने के लिए वही महिला आती थी जिसके साथ मैंने पहले दिन देखा था। सरोज सामान्यतः शांत रहती थी, गंभीर प्रकृति की थी। कभी किसी बात पर उसकी आंखें हंस पड़ती तो मुझे बहुत खुशी होती। रोजमर्रा की जिंदगी की विभिन्न परिस्थितियों में हमारे विद्यार्थी बोलचाल की अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सके या लिख पढ़ सके, कुछ इसी तरह के विषयों पर आधारित होती थी हमारी 2 घंटे की क्लास। डॉक्टर के यहाँ पंजीकरण कैसे करना, बैंक पोस्ट ऑफिस में क्या बात करना, खरीदारी से संबंधित शब्दावली, सोशल सर्विसेज आदि विषयों पर जानकारी, आपातकालीन सेवाओं के महत्वपूर्ण नंबर आदि विषयों की जानकारी से विद्यार्थियों का इंग्लैंड के जीवन से परिचित कराता था। इसी के साथ साथ इन परिस्थितियों में अंग्रेजी भाषा के अभ्यास से इन विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ता था। मैंने महसूस किया कि सरोज का चेहरा कुछ निस्तेज सा लगने लगा था। मैंने सोचा नई शादी हुई है, संभवतः गर्भवती हो। एक दिन वह कुछ जल्दी आ गई। मैं पढ़ने की तैयारी कर रही थी। मैंने उसे पूछा, कैसी हो सरोज? आजकल बहुत सुस्त नजर आ रही हो। कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो? उसकी आंखों में एक क्षण के लिए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई, लेकिन बोली कुछ नहीं। मैंने फिर उकसाया, अरे शर्माओ नहीं, तुम्हारी उम्र की ही मेरी बेटी भी है। शायद इस बात से उसे कुछ तसल्ली मिली। बोली, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके स्वर की कड़वाहट से मैं सन्न रह गई, लेकिन तभी अन्य लोगों के आने से वह एकदम सजग होकर बैग में से किताब निकालने लगी। मैं भी चुप तो हो गई, लेकिन उसकी बात से मेरे मन में अनेक प्रश्न उतरने लगे। फिर सप्ताह निकल गया, कोई बात न हो सकी। इधर दूसरी महिलाओं से मुझे पता चला कि उसे क्लास के अलावा कहीं जाने की इजाजत नहीं है। वह औरत जो रोज क्लास खत्म होने से पहले ही आ जाती है, वह उसकी सास की सहेली है जो स्कूल में सफाई का काम करती है। फिर एक दिन वह जल्दी आ गई। उसका उतरा चेहरा देखकर मेरा दिल किया कि उसे अपने सीने से लगाकर पुचकारूं और पूछूं कि क्या बात है, लेकिन ऊपरी तौर पर मैंने उसके हालचाल भर पूछे। वह मेरी टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने पूछा, तबीयत तो ठीक है सरोज? जी। खुश तो हो ना यहां? कैसे है तुम्हारे ससुराल वाले? तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना? जी। उसने सिर हिलाया। तुम्हारा पति कैसा है? अचानक उसकी आंखें बहुत कुछ बोली, लेकिन मुंह से सिर्फ इतना निकला कि मैडम जी, मैं सोचती थी कि अपने पति के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठूंगी, उसकी कमर में हाथ डालकर। बाकी लोगों के आने से बात वहीं रह गई। मैंने बात को हल्का फुल्का करने के इरादे से अन्य लोगों से उनके इंग्लैंड आने के अनुभव के बारे में बातचीत की, लेकिन मुझे उस लड़की के बारे में और जानने की इच्छा बढ़ने लगी। उसकी शिक्षिका होने के नाते उसकी सुरक्षा के प्रति मेरा कर्तव्य था, सो मैंने उसे ट्यूटोरियल के बहाने अगली क्लास में आधा घंटा पहले आने को कहा। उसने कहा कि आप लिख कर दे दीजिए, वरना मैं नहीं आ पाऊंगी। अगले हफ्ते वह आई ही नहीं। मेरी बेचैनी बढ़ गई। बाकी लोगों से पूछा तो शहजादी ने दबे शब्दों में बताया कि उसके घर में थोड़ी परेशानी है। मैं कुछ परेशान सी हो गई। मैंने तय कर लिया था अगली बार आते ही उससे आवश्यक जानकारी ले लूंगी। वह उसके अगले हफ्ते आधा घंटा पहले आ गई। उसे देखकर मुझे खुशी भी हुई और दुख भी। खुशी इसलिए कि वह 3 हफ्ते बाद क्लास में आई, और दुख इसलिए क्योंकि उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़े थे। चेहरा एकदम निचुड़ा हुआ और होठ पपड़ाए, आंखें झुकी हुई। मैंने कहा, सरोज, मैं तुम्हें लेकर बहुत चिंतित थी। तुम मेरी बेटी की उम्र की हो। तुम्हारे मन में कोई भी बात है तो बिना डरे तुम मुझसे कर सकती हो। मैडम जी, मैं फंस। उसका गला रुंध गया। मैंने पानी का ग्लास लाकर उसे दिया और कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा। मेरे हाथ रखते ही उसके मन में बंधा सैलाब आंखों से टूट निकला। क्लास शुरू होने में लगभग 20 मिनट थे। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैं चाहती थी कि वह कुछ बोले, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम न ले रही थी। मुझे उसका रोना उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी लगा। मेरे कान दरवाजे पर थे
और मैं उसका हाथ दबाए धीरज बंधा रही थी। पर सच तो यह था कि मेरा मन उसकी कहानी जानने को बेचैन था। 2 साल शादी को हो गए। पति मुझे जाहिल समझता है। उसने मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया। शादी का मतलब क्या होता है मैं नहीं जान पाई हूं। टीचर जी, दिल करता है कि वह मुझे रात रात भर प्ले स्टेशन खेलता है। मैंने एक दिन मना किया तो 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। तब से जब तक मुझ पर हाथ छोड़ देता है। सास दूसरों के सामने अलग व्यवहार करती है, अकेले में धमकाती है, कहती है कि मेरा बेटा यदि दिन को रात कहता है तो तू भी कह। मेरे पिता का देहांत हो गया तब भी जाने नहीं दिया। अगर अपनी स्थिति मां को बता दी तो वह जीते जी मर जाएगी। 3 बहनों की शादी होनी है। मैं क्या करूं टीचर, मैं फंस गई हूं बुरी तरह से। उसने अपना मानो हृदय खोल कर रख दिया। उसकी हालत जानकर भीतर मेरा हृदय जार जार रो रहा था। मैं स्तब्ध, निशब्द, चुपचाप सिर्फ सुनती रही। उस दिन बाकी लोगों के आने के पहले ही वह रोकर हल्की हो चुकी थी। मुंह धोकर कॉपी खोलकर बैठ गई। मैंने उस दिन सोचा तो था कि बैंक में अकाउंट कैसे खोलते हैं ये पढ़ाऊंगी, किंतु सरोज की कहानी ने मुझे भीतर तक हिला कर रख दिया था। अंतिम क्षण मैंने अपना निर्णय बदलकर उस दिन पारिवारिक हिंसा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तथा सोशल सर्विसेज के विषय में जानकारी दी। कुछ महत्वपूर्ण नंबर लिखवा दिए सभी को। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। 2 सप्ताह और 4 कक्षाएं रह गई थी। उस दिन के बाद सरोज मेरी कक्षा में कभी नहीं आई। मन का कोई कोना हर कक्षा में उसकी प्रतीक्षा करता। 1-2 बार अन्य महिलाओं से जानने की कोशिश भी की, पर कुछ पता नहीं चला। कक्षा में सरोज रानी अक्सर शहजादी के साथ ही बैठती थी, लेकिन शहजादी के जुड़वा बच्चे होने वाले थे तो 3 सप्ताह से वह भी नहीं आ रही थी। कैसे पता करती? सत्र का आखिरी दिन था। अचानक शहजादी अंदर आई। मेरा दिल किया कि उससे पूछूं कि सरोज की कोई खबर है क्या, लेकिन शिष्टाचार के नाते मैंने उससे बच्चों, उसके स्वास्थ्य आदि की बात की। लेकिन फिर मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। वह बोली, टीचर, आपको सरोज रानी के बारे में बताना है। टीचर, जब वो क्लास में आई थी ना, उसके 2-3 दिन बाद उसके घर वालों ने उसे बहुत पीटा। वह जैसे तैसे दरवाजा खोलकर भागी और सर्जरी में पहुंच गई। सरोज को वहां से शायद सोशल सर्विसेज वाले ले गए। वह एक सांस में बोल गई। तुम्हें कैसे पता? शहजादी ने बताया कि वह उस समय सर्जरी में मौजूद थी, किंतु पुलिस वगैरह देखकर डर गई। उसने सरोज को वहां से जाते हुए देखा। सरोज रानी की यह आखिरी खबर थी। खिड़की का कांच पोंछते हुए सीढ़ी पर मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं धड़ाम से गिरी। कोहनी और कलाई की हड्डियां टूट गई। फौरन घर के काम के लिए एक एजेंसी से संपर्क किया। नाम सुरजीत, 30-32 साल की होगी। लाल टॉप, नीली जीन्स, मैचिंग लाल लिपस्टिक, गोरी साधारण नाक नक्श, लंबी और तंदुरुस्त। घर की साफ सफाई के लिए सुरजीत सप्ताह में 1 दिन आने लगी। वह खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी और मुझे जिद करके बड़े प्यार से गर्मा गर्म रोटियां सेक कर खिलाती। सुरजीत वैसे शांति रहती थी, बात करने पर मुस्कुराकर ही जवाब देती। मैं उसके काम से खुश थी, वह मुझसे। एक दिन मैंने उसे कहा कि सुरजीत, तुम क्लास में इंग्लिश सीखने आया करो। सुरजीत ने मुस्कुराते हुए खिड़कियां साफ करने के लिए कपड़ा और विंडो क्लीनर की बोतल उठा ली। क्या कहूं मैडम, अगर नसीब में पढ़ना लिखना ही होता तो यहां शादी करके क्यों आती? स्कूल की प्रिंसिपल ना बन जाती। बस मेरी मां फंस गई मेरी सास के जाल में। मेरी सास मुझे देखने आई थी तो सोने के कड़े डाल गई थी शगुन में। 5 महंगे सलवार कमीज और मिठाई चॉकलेट के तो इतने डब्बे लाई थी कि मेरी मां ने पूरे गांव को ही खिलाई। तुम हिंदी तो बड़ी साफ बोलती हो। कहाँ की हो, पंजाब या दिल्ली? क्या फर्क पड़ता है मैडम जी, किस गांव की हूं और किसकी बेटी हूं? क्या फर्क पड़ता है कि गांव के सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। पिंड में बड़ी इज्जत थी मेरी, 2,500 रुपये महीना मिलता था, पर मैं खुश थी। मेरे बाप ने मेरी नौकरी लगने पर पूरे पिंड में मिठाई बांटी थी। अब तो लोगों के टॉयलेट साफ करती हूं। अच्छा हुआ बाप को यह नहीं सुनना पड़ा, उससे पहले ही भगवान ने उन्हें उठा लिया। दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे मेरे पापा जी। मुझे लगा पापा बोलते हुए उसका गला रुंध गया था।
मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर बहुत धीरे से कहा, फिर क्या हुआ, बताओ ना सुरजीत। उसने नाक सुड़की। पापा जी बहुत खुश थे। पहली बार हवाई जहाज देखा था मैंने। मन में अजीब सा डर था, यदि कोई लेने नहीं आया तो। पापा जी के गले लगकर खूब रोई थी मैं। पापा जी भी रो रहे थे। इंग्लैंड आने की खुशी तो शायद उतनी नहीं थी जितना अपनों के छोड़ने का गम और एक अनजानी आशंका से भरा मन। फिर अचानक सुरजीत ने अपना मन बदल लिया। अपनी कहानी को झटके से खत्म करती हुई बोली, मैडम जी छोड़िए भी, क्यों उन हरामियों का नाम लेकर अपना दिन खराब करना। उसकी आवाज में क्रोध सा झलका। वह कुछ पलों के लिए चुप हो गई, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ उबल रहा था जो बाहर आना चाहता था। फिर आवाज को संयत करते हुए बोली, 6 साल हो गए हैं मैडम जी शादी को। घर नहीं गई हूं। मां नाराज है। 2 छोटी बहनें कुंवारी बैठी है। मां को पता नहीं कि यहां मेरे साथ क्या हुआ। पहले फोन कर कहती थी, तू बहन नाल मुंडा उत्थे ही क्यों नहीं देख लेंदी है। तेरा नसीब चमका, उनका भी चमक जाएगा। एक दूसरे के सुख दुख में काम आ जाना है एक दूसरे ने। उसे तो पता नहीं कि नसीब नहीं, मैं दूसरों के टॉयलेट बाथरूम चमका रही हूं। उसका स्वर कड़वा हो चुका था। फिर अपनी भावनाओं पर काबू पाकर बोली, पर मेरी चुप से उसे लगता है कि मैं बहनों की खुशी नहीं चाहती। अब क्या बताऊं उसे कि 2 सोने के कंगन ने तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो यही मेरा गांव है, बर्मिंघम, और वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल मेरा मायका। उसने हंसने की कोशिश की। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। मेरे दिल की धड़कनें कुछ तेज सी हो गई। सुनो, तुम वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रहती हो? क्या तुम किसी सरोज को जानती हो? सरोज रानी? मैडम जी मैं सबको जानती हूं। बबली, डिम्पी, हैप्पी, शीतल, सुखी, जीत, बलजिंदर। हमारे हॉस्टल में रहने वाली हर लड़की की एक ही कहानी है। हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारी जिंदगी धोबी के कुत्ते से भी बदतर है। हम कहीं के नहीं रहे। फिर एकाएक वह बड़े जोरों से हंसी। सरोज रानी, हाँ हाँ मैं जानती हूं सरोज रानी। हम सब सरोज रानियां हैं। हम सब सरोज रानियां हैं। हम सब सरोज रानियां हैं। उसकी आवाज सारे घर में गूंजने लगी। मेरी कोहनी का दर्द अचानक बहुत बढ़ गया। तो अभी जो आपने कहानी सुनी वो थी सरोज रानिया। जी हाँ, डॉक्टर वंदना मुकेश जी की लिखी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हमारे कहानियों के पीछे की कहानी भी आप तक लेकर आते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ रही हैं इसी कहानी की लेखिका डॉक्टर वंदना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कहानी जानी अनजानी के इस पॉडकास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। आपका ये मंच बहुत ही अब तो स्थापित हो गया है, तो मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही आसान सवाल से शुरू करते हैं वंदना जी। सरोज रानिया, ये कहानी के पीछे की कहानी है क्या? कैसे विचार आया कि ये लिखनी चाहिए? ये जिसमें जो कहानी की जो बात है वो बात लोगों तक पहुंचानी जरूरी है। देखिए, दरअसल कुछ घटनाएं जो हैं वो हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ देती हैं। और दूसरा ये है कि मैं यहाँ इंग्लैंड में रहती हूँ, मैंने देखा कि अक्सर लोगों में बड़ी चाहत होती है कि हम इंग्लैंड में जाके रहें, क्योंकि विदेश का आकर्षण हमेशा ऐसा रहा है जो लोगों को बहुत मोहता है। और अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए वाली बात जो है, तो कई बार यहाँ पर आने के बाद लोग ऐसी विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं। मुझे लगा कि ये विषय उठाना चाहिए जरूर। लोगों को पता लगना चाहिए कि सारा कुछ हरा नहीं है मैदान के उस पार, जो दूर से दिखता है वो सच नहीं है। तो ऐसी बातें भी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी न्यूज़ भी पढ़ी जिसमें लोगों ने कहा कि उन्होंने 5 लाख दिया आने के लिए, 20 लाख दिया। और मैं कुछ ऐसे मजदूरों से मिली जो मेरा घर बना रहे थे, जो सड़क के रास्ते चल के इंग्लैंड आए। तो इस तरह से मुझे सरोज रानी की प्रेरणा इसलिए मिली कि मैं कॉलेज में प्राध्यापिका हूँ और इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस पढ़ाती हूँ, और मेरे पास ऐसी बहुत सी महिलाएं आती हैं। सरोज रानी भी उन्हीं में से एक। तो क्या ये कहना सही होगा कि आप भी सरोज रानियों से मिलती आई हैं? जब आप पढ़ा रही थी अपने सालों में, आपने ऐसी बहुत सारी महिलाओं से मिली है जिनकी कहानियां बहुत मिलती जुलती हैं ऐसी परिस्थितियों से? बिल्कुल,
बिल्कुल, मैं सरोज रानी नाम रख सकती थी, लेकिन रानिया इसलिए रखा कि वास्तव में ऐसी कई लड़कियों से मैं मिल चुकी हूँ, सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, अक्सर यहाँ पर जो जैसे कि मैंने कहानी में भी बयान किया है कि जो होम हेल्प मिलती है, तो अगर हिंदुस्तानी औरतें हैं, तो अक्सर वो इसी तरह की लड़कियां हैं जो यहाँ आके बहुत बड़े-बड़े सपने, बहुत बड़े-बड़े ख्वाब लेके आई और फिर परिस्थितियों वश कुछ ऐसी परेशानियां आ गई जिनके कारण उनको जीवन यापन करने के लिए उनको ये घर होम हेल्प के लिए आगे बढ़ना पड़ा। जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी तो सही बोलूं तो मन रून सा गया, क्योंकि इसमें जो भाव है, इसमें जो बातें हैं, वो ऐसा लगता है कि कैसे कितने लोगों के सपने जो है वो चकनाचूर किए जा रहे हैं और उन्हें वो धोखा दिया जा रहा है विदेश के नाम पर। और शायद जैसा आपने कहा, ये हमारे आसपास रोज ही घट रहा है, लेकिन हमें पता भी नहीं है इस बारे में। जी, बल्कि क्या होता है कि जो लोग यहाँ आके इस तरह की परिस्थितियों में फंस जाते हैं, वो भी भारत में अपनी दशा को बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी मजबूरी ये है कि जैसे कि मैंने कहानी में बयान किया है कि हो सकता है छोटे भाई बहनों जिनकी शादी होनी है, तो अगर वो ये बता देंगे, या माँ बाप की उम्र ज्यादा है, या अनेक तरह की परेशानियां हैं जिसके कारण वो शेयर नहीं करना चाहते, तो लड़कियां बहुत घुटती हैं और परेशान होती हैं। तो और ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ऐसी लड़के भी बहुत से हैं, बहुत से लोग आते हैं जो बेचारे फंस जाते हैं इस तरह से। क्या आप उन लोगों के बारे में थोड़ा चर्चा कर पाएंगे जो ऐसी चीजें करते हैं जिनके कारण ये सारी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं? जो मेरे अनुभव में जो मैंने सुना है वो मैं आपसे जरूर साझा करूंगी। तो एक घटना मैंने ऐसी, मेरे कॉलेज में ही एक पंजाबी लड़की जिसकी शादी बहुत अच्छे घर में यहाँ हुई, उसका हस्बैंड सॉलिसिटर, बहुत जाना माना, उसकी ननद डॉक्टर, ननद का हस्बैंड डॉक्टर। तो अब ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ की पॉश कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन ये इसके साथ अत्याचार शुरू हो गया। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि हम भारत से बच्चे, जो यहाँ के जो ब्रॉटअप बच्चे हैं, जो यहाँ बड़े होते हैं, उनका तालमेल नहीं बैठता भारत की लड़कियों से, और जो माँ बाप हैं वो पुराने आज भी वही सोच रहे हैं कि हम भारत से बहू ले आए तो कम से कम वो हमारी सेवा करेगी, जबकि वो बात नहीं है। तो चलिए, अब सेवा भी करेगी, लेकिन जब हस्बैंड उसके पास ही नहीं आएगा, उसको जूती की तरह समझेगा और उसको अपने लायक ही नहीं समझेगा, क्योंकि जो गांव से पंजाब की लड़की आ रही है या शहर से भी आ रही है, तो वो अंग्रेजी बोलती हुई तो नहीं आएगी। मैं भी अंग्रेजी बोलती थी जब आई थी तब, लेकिन मैं समझती हूँ कि जितनी अंग्रेजी मुझे आती थी, मुझे तो पूरा दोबारा से सीखनी पड़ी अंग्रेजी बोलना, क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो आप उस समाज में, उस वातावरण में रहकर ही सीख पाते हैं। सही बात है। तो वहां जो हम अंग्रेजी बोलते हैं वो कई बार यहाँ समझ में भी नहीं आती लोगों को, या जो यहाँ बोलते हैं वो हमने बहुत मेहनत करके सीखी वो अंग्रेजी बोलना, उस तरह के एक्सप्रेशंस। तो वो लड़कियों को बजाय सिखाने के प्यार मोहब्बत से उनको त्रास देना शुरू कर देते हैं। और जब ये जो लड़की थी, इसके पड़ोसी ने, अंग्रेज पड़ोसी था, उसने घर से कई बार आवाजें सुनी और एक रात उन्होंने उसको घर से बाहर धक्का दे दिया। और उसी समय उसने पुलिस को फोन किया और बुलाया, और उसकी सास, वो लड़की बताई कि मुझे सास कहती थी कि अगर मेरा बेटा कुछ भी ना करे तो भी तू उसकी बात सुन। तो ये बड़ा अजीब है, और अनेक किस्से हैं, लेकिन अब ये तो एक लंबी कहानी है, इसीलिए मुझे लगता है कि सरोज रानिया जो है अभी अधूरी है। जरूर, कि मुझे लगता है कि ये कहानी ऐसी कहानी है जो बहुत लोगों तक पहुंचना जरूरी है, और खासकर ये भी चाहूंगा कि लोग कहानी सुनकर ये बात न समझे कि भाई अच्छा ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे साथ या हमारे आसपास तो नहीं घटता है। बिल्कुल, किसी के साथ भी कुछ भी घट सकता है। हाँ, किसी के साथ कुछ भी घट सकता है, और बहुत बार हम बहुत चीजों को अनदेखा इसलिए कर देते हैं कि भाई ये तो शायद गरीब घरों में ही होता है, जी जी जी, ये तो शायद जो पढ़े लिखे नहीं है उनके साथ ही घटता है, या ऐसे ही लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल। इस कहानी से ये बात साफ जाहिर होती है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ाई और भाषा का सोच से कुछ मिलन नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, इंसानियत एक अलग चीज है। कहते हैं ना, शिक्षा और संस्कार। शिक्षा आपको संस्कारित करती है, लेकिन संस्कार आप बचपन से जो देख रहे होते हैं वो लेते हैं। तो ये तो मैंने उदाहरण अपने अनुभव के आधार पे दिए, लेकिन मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं सारे संसार में हर समय हर पल हो रही हैं, और उन्हें रोकने के लिए इस तरह की कहानियां अगर आए और लोग सुने, तो उन्हें पता चले कि अंधाधुंध प्रेम ना करें विदेश से कम कहते हैं ना कि जाना दुश्मन अच्छा होता है, जाना हुआ दुश्मन अच्छा है बजाय अनजाने मित्र के। तो ऐसी बहुत सी सरोज रानियां मेरे दिल में छाप छोड़ जाती हैं, और मन को लगता है कि सारी दुनिया बदल दूं कुछ करके। और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं आप ऐसा कर पाएं और ऐसे ही लिखते रहें,
और हम भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश कर पाए आपके साथ में। पीयूष जी और आपकी सहायक हैं देवांशी जी, मैं आपको भी बहुत बहुत इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं वो एक प्रकार की समाज सेवा है और बहुत बड़ी समाज सेवा है। क्यों? एक तो आप जनता में जागरूकता पैदा कर रहे हैं और दूसरी बात यह है कि आप भाषा के प्रति लोगों को सजग कर रहे हैं। हमारी भाषा हम लोग खो चुके हैं और हिंदी भाषा कहानियों को पढ़ना और उनको प्रस्तुत करना और उस तरीके से प्रस्तुत करना कि लोगों को सुनने में आनंद आए, तो इसके लिए आप दोनों भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है देवांशी भी सुनकर बहुत ही खुश होगी और प्रेरित भी होगी कि भाई इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे। कहानी पर तो हमने काफी चर्चा कर ली वंदना जी, थोड़ा और मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। हिंदी लेखन में आपकी शुरुआत कैसे हुई और कब से लिख रही हैं आप? अब देखिए, यूं तो कहूंगी कि कुछ संस्कार ऐसे तो होते हैं जो बचपन से आपके मन में पड़ जाते हैं। मेरे फादर इनकम टैक्स ऑफिसर थे, लेकिन माँ और पिताजी दोनों गांव के होने के कारण कहीं हमारे घरों में गांव जीवित रहा हमेशा। तो मेरी मम्मी कभी भी काम करती थी तो हमेशा कुछ लोकगीत गाती थी। फिर हमारे यहाँ जो जितने भी त्योहार होते हैं, हर त्योहार की एक कथा, तो हमें जैसे भाई दूज आई तो हमें उस कथा में बड़ी रुचि रहती थी कि अब मम्मी आज कहानी सुनाएंगी। तो शायद वहां से, और फिर पापा जब मुझे अभी भी याद है, अब तो दोनों ही नहीं है, लेकिन जब वो बचपन में मैं कभी, मुझे एक भी दिन याद नहीं है कि मैं बगैर कहानी सुने हुए उनसे सोई हूँ। और वो मुझे कहानी सुनाते सुनाते, लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाते सुनाते, राम जी की कहानी सुनाने लगते। वो थके हुए होते थे और मैं उनको जगह जगह के कि नहीं मुझे कहानी सुनाइए। तो शायद कहानी के संस्कार वहीं से पड़ गए। और उसके बाद कविता ऐसी विधा है कि हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी ना कभी 4 लाइनें तो लिखी हैं। आपने भी लिखी होंगी। जरूर। उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है जब आप कवि हो जाते हैं और वो जवानी सभी गुजरते हैं। तो पहली बात तो मैंने कविता से ही शुरू किया था और मैं समझती हूँ कि सिर्फ नाम के लिए काम नहीं करना है आपको। अगर कोई काम करना है, कोई भी काम करिए, दिल से करिए तो वो दूसरे के दिल तक जरूर पहुंचे। बिल्कुल, ये बात तो हम भी बहुत मानते हैं कि भाई आप अगर कोई भी कार्य में दिल लगा रहे हैं तो वो मुकम्मल जरूर होगा। बिल्कुल, जैसे आप इतना दिल लगा के सबके कहानियां सुनाते हैं तो इतनी बड़ी आपकी फॉलोइंग हो गई है और इतने लोग सुन रहे हैं आपको, तो बड़ा अच्छा लगता है। जी जी, बड़ा अच्छा लगता है। हम हमारे सुनने वाले ही हैं जिनके कारण हम 100 एपिसोड के बाद में भी और कहानियां ला रहे हैं। तो वंदना जी, आपकी पहली कहानी, जो पहली किताब आपने लिखी, वो कौन सी थी और वो कहाँ लिखी आपने? तो देखिए, पहली कहानी तो मैं ये कहूंगी कि उसके बीज कम से कम नहीं तो 40 साल पहले डल गए थे। लेकिन वो पकते 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 2011 में मैंने, लगभग 35 साल बाद, जब उसका जन्म हुआ तब से लगभग 35 साल बाद वो पैदा हुई। उसके बाद लेकिन मेरे ख्याल से मैंने 2008 से ज्यादा लिखना शुरू किया, ठीक है। और जब मुझे लगता है कि जिस समय वो आई वो अपने सही फॉर्म में आई। उस कहानी का शीर्षक था छां। अच्छा, बहुत ही खूब। और आजकल आप कुछ लिख रही हैं, किसी कहानी, किसी कविता पर काम चालू है जो आप हमें बता पाएंगे? मैं स्पॉन्टेनियस लिखती हूँ, एट एन इम्पल्स। तो अगर दिल में कुछ आया, कुछ चीज बहुत परेशान कर रही है अधिकांश तौर पे, तो मैं तभी तत्काल लिख देती हूँ। बहुत सारी चीजें अधलिखी पड़ी, उन्हीं को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत खूब। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे आपके नए लेखन, आपकी नई कहानियां, नई कविताएं आगे आएंगी, हमारे जो सुनने वाले हैं वो उन्हें पढ़ पाएंगे, उनके थ्रू आपके बारे में भी और जान पाएंगे, आपके लेखन से और जुड़ पाएंगे, क्योंकि आप 4-4 लाइन की कविताएं बहुत सारी लिखती हैं। अगर कोई तकलीफ नहीं हो, अगर आप हमें कुछ अपनी 4 लाइन सुना पाए तो बहुत ही खुशी होगी। तो देखिए, मैं वो 4 लाइनें सुना देती हूँ आपको जो कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व को भी रूपायित करती हैं किसी तरीके से, जो मेरे मन की बात है। रुई का फाया दिल छोटा सा, बुन दिया तो सैकड़ों की पहरन, बुन दिया तो सैकड़ों की पहरन, वरना रेशा रेशा बिखर जाए। बहुत खूब वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी सारी प्यारी बातें की। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह लिखती रहें और हमारे लिए ढेरों कहानियां आगे भी आती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, कहानियां और लेकर आए और आप अपने इस काम में सतत आगे बढ़ें, ऐसी मेरी भी शुभकामनाएं। और मुझे अपने कार्यक्रम में मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया वंदना जी। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें ईमेल करके बताएं hello@piyushagarwal.com पर। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें
ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं। साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। यह पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।